नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक दिल्लीवाला में बहुत-बहुत स्वागत है। जहां हम सिनेमा और रंगमंच के दिग्गजों को सलाम करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक यादव और आज हमारे साथ एक ऐसे ही सच्चे आइकन जिनका अभिनय का करियर 4 दशकों से हमारे दिलों को छूता हुआ आ रहा है और हमारे साथ आज जुड़े हैं राकेश श्रीवास्तव सर, जिनको आपने मशहूर नाटक लापतागंज और बहुत ही प्यारी-प्यारी फ़िल्में सन ऑफ सरदार, उससे पहले मैंने प्यार किया, तो इनको आपने कह लो वर्सटाइल एक्टर के रूप में देखा है, जो जैसे हम कह सकते हैं आलू होता है ना, जो हर जगह डाल दो तो वो अपना ही एक फ्लेवर दे देता है। तो सर को आपने वेब सीरीज हो, मूवीज हो, थिएटिकल दुनिया हो, टीवी के वेब सीरियल्स हो, सॉन्ग्स हो, शॉर्ट मूवी हो, तो सर का योगदान हर जगह है। तो और सर ने अपनी जो शानदार जितनी भी भूमिकाएं हैं उनको निभा के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। और आज हम उनकी ए, अद्वितीय यात्रा के बारे में उनसे जानेंगे और उनके जीवन के बारे में उनसे सुनेंगे, उनकी कुछ अनसुनी कहानियों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी विराम के हम आज की बातचीत को शुरू करते हैं। तो हमारे दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप अपना खास मन पसंदा जो भी स्नैक्स हो लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज बातचीत नहीं, आज बकैती होने वाली, बहुत बड़ी वाली। और कह सकते हो सामने गुरु और इधर चेला है। तो कहानी हम शुरू करते हैं और सर का बहुत ही तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। सर, मैं आपके सामने बहुत ही छोटा हूं, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपने हमें समय दिया और आज आप हमारे साथ जुड़े, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अभिषेक दिल्लीवाला यूट्यूब चैनल में। वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं, कहीं नहीं, तो फिर भी हम कह रहे हैं अभिषेक यादव बाबू, हमें भी बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ जुड़ करके। तो आप चाहें तो, अगर आप कहेंगे तभी हम जवाब देंगे, इसलिए आप तैयार हो जाइए। बिल्कुल सर। तो हम बिल्कुल कहेंगे कि आप अपने मन की बात हम सबको, अपना जो 4 दशकों का अनुभव है सन 1996 से और उससे भी पहले से, तो ये चीज़ें मैं ज़रूर चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी जर्नी पहुँचे और आप अपना अनुभव हम लोगों से शेयर करें। ये कहानी शुरू हो उससे पहले हमारे पास सर एक टाइम मशीन रहती है, जिसमें हम अपने गेस्ट को बिठा के थोड़ा-सा उनके बचपन के दिनों में ले जाते हैं, जहाँ वो थोड़ा-सा नटखट होता है, वो बच्चा जो थोड़ी-थोड़ी शैतानियाँ करना सीख रहा होता है, उसको अभिनय नहीं पता अभी होता भी है। बच्चा ही है, अभी भी बच्चा ही है। तो मैं आपको लखनऊ लेके चलूँगा और आपकी तो जो जर्नी है वो मतलब स्कूली दिनों से कह सकते हैं, वहीं से आप एक जो चाइल्ड आर्टिस्ट होता है वहां से आपने शुरुआत कर दी थी। तो सर मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप कुछ अपने करियर के शुरुआती दिनों की झलकियां हम लोगों को दें। एक्टिंग और आपकी रुचि के कैसे बढ़ी और उसका पहला ब्रेक कैसा था, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। लोगों को ब्रेक मिलता है, मुझे तो ब्रेक कर दिया गया था। बिल्कुल, कैसे? मैं समझ पा रहा कैसे? हूँ कि आप जो परिवार की बात। मैं मैं छोटा बच्चा, मुझे जो है ना शुरू से रेडियो से बड़ा लगाव था। पिताजी सुना करते थे, मैं भी सुना करता था। नमस्कार, मैं देवकी नंदन पांडे बोल रहा हूँ, उस ज़माने से। हुँ, तो और उसी समय में जो बिनाका गीतमाला आया करता था, वो भी सुनता था। बड़ा आश्चर्य होता था यार, ये छोटे से, ये इतने बड़े डब्बे में से हुँ, लोग बैठ करके कैसे गा लेते हैं, कैसे हाँ, बजा लेते हैं। और देवकी नंदन पांडे जी जो हैं, वो कैसे बोल लेते हैं। मैं तो बच्चा हूँ, वो लोग तो बड़े हाँ, होंगे, हाँ, कैसे ये सब होता है। तो एक दिन धीरे से बक्सा घुमा करके हुँ, मैं खोल करके पीछे से देखने की कोशिश कर रहा था। कस के एक सिर पे पड़ा हाथ, मेरी माताजी का।
मैंने जैसे कहा था ना कि लोगों को ब्रेक मिलता है, मुझे तो ब्रेक कर दिया गया था। मैं वो रेडियो तो नहीं ब्रेक कर पाया, लेकिन हाँ, मेरा सिर ब्रेक हो गया। लेकिन उसमें हाँ, उसमें ब्रेक होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो ऊपर का शेल था ना, हुँ, वो ब्रेक हो गया। जीवन के ऊपर जो शेल लगा होता था ना, वो ब्रेक हो गया और मुझे समझाया गया कि ये जो इसमें लोग बैठे हुए हैं ना, ये आकाशवाणी से आते हैं, वहाँ से एक बहुत बढ़िया-सा भवन है, हुँ, जो रिकॉर्डिंग होती है, वहाँ से आते हैं। तो उस दिन मेरे पापा ने ये सब बातें बताई थी हुँ, और मेरे पड़ोसी जो थे, वो आकाशवाणी में काम करते थे। मैंने उनसे गुज़ारिश की, भैया एक बार दिखा दो, तो वो मुझे ले गए, उन्होंने दिखाया, मुझे बड़ा मज़ा आया। तो फिर से कहूँगा कि दिमाग में एक जो गलतफ़हमी थी कि छोटे से इस बक्से में कैसे लोग आ जाते हैं, वो वहाँ हुँ, जाके ब्रेक हुआ। अब तुमने ब्रेक की बात करी है ना, तो मैं सारे स्पीड ब्रेकर तोड़ते चल रहा हूँ, ताकि जो हुँ। है तो उन्होंने मुझे दिखाया और वहाँ पे एक प्रोग्राम आता था, पटना आकाशवाणी की बात कर रहा हूँ। आकाशवाणी पटना। हाँ, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम आता था बच्चों का, बाल भारती। तो उस प्रोग्राम में मैं गया, बैठा, सुना, फिर आगे चल कर के मैं लगातार जाते रहा, वहाँ चुटकुले सुनाते रहा। तो मुझे हुँ, मेरे मोहल्ले का मैं बहुत बड़ा उस छोटी-सी उम्र में एक ब्रेक मिला स्टार बनने का और पहली बार मुझे उसी काम से पैसा भी मिला था, ₹5। तब सर आपकी उम्र क्या तो रही होगी? 6 साल, 7 साल ऐसे कुछ। तो मुझे जो है ये समझ में आया कि ये हुँ, जो चीज़ है ना, वो तो बाद में पता चला। मेरी दादी जो है सिनेमा बहुत देखती थी, मैं उनके साथ जाया करता था। राज कपूर साहब की फ़िल्म देखी, जिस देश में गंगा बहती है वगैरह-वगैरह। मुझे लगता था ये आदमी जो कर रहा है ना, वही मुझे भी करना है जीवन में। क्योंकि वो देख चुका था कि लोग सुनते हैं, पैसे भी मिलते हैं, शोहरत भी मिलती है। तो इसे तुम ब्रेक कह लो या मेरी डेस्टिनी हुँ। मुझे किस तरफ ले जा रही थी बचपन से, उसका पहला कदम था। बिल्कुल, बिल्कुल। एक लगाव कह लो, चीज़ समझ में आने लगी थी कि अगर जानना है या कुछ करना है तो इसी क्षेत्र में करना है। तब मुझे ये भी नहीं पता था, हुँ, ये जो राज कपूर साहब कर रहे हैं, उसे अभिनय कहते हैं। ये जो है सिनेमा के पर्दे पर जो हो रहा है, ने हुँ, तो क्योंकि उस मालूम है उस ज़माने में ना दादी लोग हमारी बोलती थी चला आज एक ठो नाटक दिखा लायक तुमके। ने भोजपुरी बोलती थी, तो हम भी जानते खेला दिखाई तोके। तो वो तो बाद में पता चला ये सिनेमा होता है, हुँ। हमने फ़िल्म होती है। तो वो चीज़ जो है ना बचपन में ही ज़हन में बस गई और बचपन में ही मैंने ये तय कर लिया कि भई मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। स्कूल में भी नाटक करता रहा, वहाँ पर भी पटना में विद्याविथी नर्सरी स्कूल था, बंगला स्कूल था, वहाँ पर भी मुझे पहला मौका मिला रंगमंच का ब्रेक पहला, वहाँ मैंने नाटक किया, वहाँ भी बड़ी तालियाँ मिली। तो और भी अंदर का एक विश्वास जो है ना, आपको उस छोटी उम्र में ही बैठ गया कि नहीं गुरु, यही है, आगे चल के यही करना है। तब ये भी पता नहीं था कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हाँ, करेंगे तो यही करेंगे। आगे चल के पता चला इसे तो अभिनय अभिनय कहते हैं, यही है, ये रहा। वो और उसी में जब परिवार का कहना आपके जो स्वर्गीय पिताजी हरीश चंद्र
श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव। उनको ये कहना कि अब तुम्हारा लड़का हरीश बाबू का लड़का नौटंकी करेगा, ये मतलब एक उन जो लोगों की धारणा होती है, क्योंकि वो उतना जानते नहीं, उनका मतलब यही होता है कि सिनेमा मतलब, तो ये सब ताने और या कह लो ये सब परिवार में ही जब आपके खास लोग ऐसे कहें कि हीरो तो ऐसे होते हैं, ये हीरो कैसे बनेगा या ये कलाकार कैसे बनेगा, तो उन चीजों से आप उसी कम उम्र में, क्योंकि ये चीजें घर कर जाती हैं, उस चीज से आप निकले कैसे, और पिताजी और फैमिली का इसमें कैसा सपोर्ट रहा? हाँ, पहली चीज़ तो ये है कि जो तुमने जो बात कही ना, ग्रेजुएशन तक पापा कहते थे बेटा ग्रेजुएट हो जाओ। उनको समझ में हम्म। आ गया था कि मेरा हम्म। बेटा हम्म। उसका रुझान किस तरफ है। तो जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो हम्म। खाने के टेबल पर बैठे बोले, अब बताओ क्या करना चाहते हो? तो मैंने खुल के कह दिया। अच्छा उस समय तक ना मैं रेडियो कर रहा था, रंगमंच कर रहा था हम्म। और वहाँ पे हरबंस जायसवाल जी थे हम्म। लखनऊ में, उनका अपना स्टूडियो था। हवा महल और क्या पत्थर बोल उठे, हम्म। बहरे बाबा, ये सब कार्यक्रम आता था। उसमें भी बच्चों का कार्यक्रम मिलता था मुझे, मैं पार्टिसिपेट करता था। हम्म। अ, भाषा का एक अच्छा ज्ञान रेडियो से मुझे मिला और तलफ़्फ़ुज़ वगैरह वहाँ पे सही करने का, सही उच्चारण जानने का मौका मिला मुझे। हम्म। और ये ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने पापा से कहा, और मैं वहाँ पे जो थिएटर करता था ना वो लोगों को इस तरीके से नहीं पता था, उन्होंने सोचा भी नहीं था परिवार मतलब खानदान में कि ये लड़का एक दिन इधर चला जाएगा। तो पापा ने मुझसे कहा देखो बेटा अगर तुम इस क्षेत्र में जाना चाहते हो तो भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ में एक ड्रामा स्कूल है। आजकल हर प्रोफ़ेशन जो है ना अपने आप में इतना ज़्यादा सशक्त हो गया है कि उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसकी टेक्नोलॉजी भी सीखनी पड़ती है और उसका ज्ञान भी लेना पड़ता है। तो तुम वहाँ दाखिला लो और आगे चल कर के काम करो। तो मैं गया और मेरी खुशकिस्मती कि मेरा दाखिला हो गया। जब दाखिला हो गया और लोगों ने पापा से पूछना शुरू किया कि हाँ भाई अब आपका बेटा क्या कर रहा है? तो बोले वो नाटक की पढ़ाई करता है। नाटक की कोई पढ़ाई होती है क्या? नौटंकी बाज बनेगा, नचनिया बनेगा, मिरासी बनेगा। ओए देखा राकेश श्रीवास्तव के हरीश बाबू के लड़का जो है वो जो है ना भड़ैती करने वाला है आगे चल। अरे खानदान का नाक कटवा देगा। मेरे मम्मी पापा का और मेरे चाचा का सपोर्ट रहा। और बाकी खानदान अ, के बहुत सारे लोगों ने मुझे बेदखल किया। अच्छा जब आप जवान होते हैं तो खून भी तो आपका जवान होता है ना, जोश बहुत ज़्यादा बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो तो मेरे उस जवान खून ने अच्छा पापा ने समझाया देखो, पिछले 7 पुश्त में किसी ने इस फ़ील्ड की ओर रुख नहीं किया है, तो ऐसा तुम इस इन चीज़ों के लिए तैयार रहो। अब ये तुम्हारे ऊपर है अगर तुम जाके साबित कर देते हो कि तुम में गुण है और हमारा डिसीज़न सही है, तो जो है फ़ायदा है क्योंकि जब तुम उस शहर में जाओगे तो वहाँ पर तुम्हारे पिताजी के अलावा तुम्हें कोई नहीं जानता होगा। बहुत बड़ी बात है ये। तुम्हें इतनी मेहनत करनी होगी, इतनी तैयारी करके हाँ, जाना होगा कि आगे चल के पूरी दुनिया तुम्हें जाने। तो ये माता-पिता का आशीर्वाद, मेरे गुरु पद्मश्री राज बिसारिया साहब स्वर्गीय, उनकी शिक्षा, पद्म भूषण अनुपम खेर साहब, उनकी शिक्षा बिल्कुल। जब मैं दिल्ली में पढ़ता था तो वो पढ़ाते थे और स्वर्गीय हेमेंद्र भाटिया साहब, इन लोगों ने इस छोटे से नन्हे से मुन्ने से ऐसी शक्ल वाले थोड़ा-सा हेल्दी से बच्चे को जिसको लोग कहते थे, "इस अरीमामजाद करेगा क्या? कौन लेगा इसको?" और ये बात मुझे पता थी पहले से। पापा ने भी समझाया था, "बेटा देखो जाओगे तो इतनी तैयारी करके जाना कि तुम्हें स्वीकार किया जाए।"
हुँ। दो ही शब्द बोले जाएंगे जब तुम कैमरे के सामने खड़े होगे, तो दो ही शब्द बोले जाएंगे। एक ही शब्द को, एक ही सेंटेंस को दो तरीके से बोला जाएगा। कौन है ये लड़का? एक। दूसरा, कौन है ये लड़का? तो तुम क्या कहलाना पसंद करोगे? मैंने कहा पहला वाला। तो उन्होंने कहा उसके लिए तैयारी करो, मेहनत करो। और पिताजी की बात गांठ बांध ली और मेहनत करता रहा। डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद मैंने एक साथ फेलोशिप की, 2 साल वहाँ फ्रीलांसिंग किया, फिर 2 साल भारतीय नाट्य अकादमी में पढ़ाया और एफटीआई पुणे से मैंने फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स किया। तब लगा कि हाँ, अब शायद एक हद तक की तैयारी हो गई है। सिनेमा की भी ट्रेनिंग ली। यहाँ आने के बाद मैं पद्म भूषण श्याम बेनेगल जी को हुँ, हुँ। अपना सिनेमा गुरु मानता हूँ, क्योंकि उनके साथ मैंने काफी काम किया है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला सिनेमा के बारे में। एफटीआई से तो सिनेमा मतलब है, सुबह से शाम तक देखते थे, फिल्में देखी, कैसी-कैसी चीजें होती हैं, क्या होती हैं। लेकिन जो बारीकियां हैं, उनसे सीखी। और पद्मश्री रमेश सिप्पी साहब, उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। लोग इतने बड़े होते हैं, सहज होते हैं, ये मैंने उन लोगों से सीखा कि आप जितना हुँ, सहज रहोगे ना, उतना ही आपको आगे बढ़ने का एक सकारात्मक रास्ता दिखेगा। तो बिल्कुल उन सर। लोगों के आशीर्वाद से मैं बस लगा और रहा। कहीं कहीं न कहीं पिताजी की जो एक आपकी लाइन थी कि हाँ, अगर चमड़े का काम हाँ। करना वो वाली। मैं बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, तैयारी की बात करी थी ना उन्होंने, तो हुँ, उन्होंने ये भी मुझसे कहा कि खाने के टेबल पे 1 हफ्ते के बाद कि भई राकेश, तुम जिस फील्ड में काम करना चाहते थे, जाना चाहते थे, वो फील्ड तो तुम्हें मिल गया। मैंने कहा जी, एंड आई एम थैंकफुल। तो उन्होंने कहा नहीं, माँ-बाप कभी के लिए कभी थैंकफुल शब्द नहीं होता है। लेकिन माँ-बाप को अगर थैंकफुल मतलब का मानना है ना, तो मेरी एक बात मानो। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा बेटा जो है ना, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, यही बने। मैंने हमेशा ये चाहा है कि मेरा बेटा जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहता है, उस क्षेत्र में वो चाहे चमड़े का काम करे, तो बाटा का स्टैंडर्ड का करे, लोहे का काम करे, तो टाटा का स्टैंडर्ड का करे। आई वांट अ स्टैंडर्ड फ्रॉम माय सन। उस बात को मैंने गाँठ बाँध ली। उनकी कई बातें मैं गाँठ बाँधता रहा और वही सारी चीज़ें मुझे जीवन में यहाँ तक लेकर के आई। आपने कुछ थिएट्रिकल प्ले इनिशियल में करे थे, वो तो सारे बीएनए में ही हो गए थे। हाँ, नहीं तो आधे मैंने अधूरे। स्कूल में भी किए, जैसे मैंने बताया था, हुँ, हुँ। विद्याविथी नर्सरी स्कूल में किया था मैंने। राजा की कहानी की थी, तो उसमें मैं दरबान बना के खड़ा किया गया था। हुँ, तो हुँ। हाँ, तो मैं देखता था राजा को बड़ी ताली मिलती है। तो मैंने सोचा कि एक दिन कभी मौका मिले, हुँ, भगवान, मैं भी राजा का रोल करूँ, मुझे भी ताली मिले। ऊपर वाले से कहा था, वहाँ पे ना फ्राइडे सैटरडे को सेकंड हाफ में नाटक होता हुँ, हुँ। था। मुझे जो संगीत होता था, तो मैंने ऊपर वाले से कहा एक दिन ये बीमार पड़ गया। पता नहीं उस दिन ताकि शायद कुछ और हुआ, ऊपर वाले से वाक़ई अगले फ्राइडे को नहीं आया, तो यहाँ हल्ला हो गया कि भई हाँ, अब राजा का रोल कौन करेगा? तो मैंने कौन सुनाया, के मैं सुना, मुझे डायलॉग याद है। जब उन लोगों ने सुना तो बड़े हुँ, खुश हुए। तो उस हुँ, दिन हुँ। मैं प्रमोशन हुआ, दरबान से राजा बना। और और गाने फिर लोगों ने जो है, हाँ,
मुझे भी, मेरे लिए भी तालियां बजाई, तो बड़ा मजा आया। अ, उसके बाद मैं आधे, जब मैं और भी स्कूल्स में अलग अलग नाटक करता रहा, मैं केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हूँ अलग अलग शहरों में, तो वहां पे अलग अलग नाटक स्कूल के करता रहा। फिर जब भारतेंदु नाट्य अकादमी में आया तो मैंने आधे अधूरे, मैन विदाउट शैडोज, खड़को सिंह नन्नू नाई, बाकी इतिहास, और ये जूलियस सीजर, हुँ, हुँ। ये सारे किए। फिर मैं राज बिसारिया साहब के ग्रुप से मैं नाटक करता था। बाकी समय में जब फ्रीलांसिंग कर रहा था, बाकी समय में मैं चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप्स करता था, और राज बिसारिया साहब के ग्रुप के साथ काम करता था, और किसी के लिए लाइट कर लिया, किसी के लिए मेकअप कर लिया, किसी के सेट वेट लगवा दिया। मैंने आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है ना कि आप हरफन मौला बनो। हाँ, ये मतलब मैंने भी सुना है कि थिएटर में जब आप वर्क करते हैं, तो आपको एक्टर नहीं आर्टिस्ट बनाया जाता है। हर फ़ील्ड का बिल्कुल, चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। तो सर ये बिल्कुल, थिएटर बिल्कुल। करते रहे, मुंबई की ट्रेन कैसे पकड़ी फिर? मैं जब एफटीआई पुणे से जब मैं फ़िल्म एप्रिसिएशन कोर्स कर रहा था, जब वो खत्म हुँ, होने आया तो ज़हन में एक सवाल उठा। तब मैं हुँ, भारतीय नाट्य अकादमी में पढ़ा रहा था। तो मेरे ज़हन में एक सवाल उठा कि यार तूने पापा से वादा क्यों किया था? एक्टर बनना है कि हुँ। मास्टर बनना है? सही बात है। तो अंदर से आवाज़ आई, गुरु बनने तो तुम एक्टर निकले थे। तो ऐसा है कि पुणे से मुंबई का रास्ता ज़्यादा छोटा है, पास में ही है। बजाय लखनऊ जाने के तुम चुपचाप मुंबई निकल लो। तो वहाँ से मैं यहाँ आ गया, और लगातार प्रयास करता रहा। अभी भी करता हूँ, क्योंकि जब आप अपने आप को एक फ्रीलांसर कहते हो ना, तो जब एक काम खत्म हो जाता है, तो फिर दूसरे काम के लिए आप प्रयास करते हो। हुँ, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? ये सवाल होता है। तो उस तरीके से सिलसिला चलता आ रहा है इतने सालों से। तो फिर तुमने तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ शुरुआती दिनों में जब आप मुंबई आए, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वागले की दुनिया जो टीवी सीरियल है, आपने नहीं, ओके, नहीं, नहीं। हाँ, एक कहानी हुआ करती थी उस ज़माने में, ओके। पहले वो किया, ये क्योंकि कौन उसमें से सन एक की बात है स्टोरी सर? होती थी, 90, पर वागले की दुनिया तो शायद उससे पहले आ गया था ना 1988 में। 88, 88, 88, हाँ, 88 हुँ, की बात है, यस। 88 में हुँ, मैं उसी समय क्या बोलते हैं, श्याम बेनेगल जी बना रहे थे जवाहरलाल नेहरू की जो हुँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें हुँ, भी काम किया मैंने, वागले हुँ, की हुँ, दुनिया भी की, एक कहानी किया मैंने, और एक बहुत ही प्रख्यात सीरियल हुआ उस जमाने में, जिसका हुँ। नाम था कबीर। क्या नाम था? कपटी? कबीर, 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 कबीर। संत कबीर, अच्छा। जिसमें अन्नू कपूर साहब जो है, वो संत कबीर का किरदार निभा रहे थे। उसमें हुँ, भी मुझे मौका मिला, वो भी किया, और साथ में उसी समय मैंने प्यार किया मैं फ़िल्म बन रही थी, तो जब आप मुंबई आते हैं, तो आपको पता होता है कि राशि प्रोडक्शन एक ऐसी जगह है जहाँ नए लोगों को मौका दिया जाता है। उस समय हुँ, वो वहाँ पे इत्तेफ़ाकन ये मैंने प्यार किया की तैयारी चल रही थी। मैं जब पहुँचा, जब उन्हें पता चला कि मैं एक थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, और मैंने ये काम किया हुआ है। हुँ, हुँ। अ, इस इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट हम्बल डायरेक्टर श्री सूरज बड़जात्या जी बच के साथ मुझे उसमें काम करने का मौका मिला। मैं तो मतलब तब पता भी नहीं था कि कैसे हुँ, रोल, क्या ये फ़िल्मों में कैसे होता है। तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ राजश्री प्रोडक्शन का, और मैंने उनके साथ काम किया। वहाँ से जो आगे मुझे एक फ़िल्म मिली, उसका नाम था सफारी।
अरे संजय दत्त, जूही चावला। उसी बीच में जो है मैंने एक फ़िल्म की थी अ, एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की। वो मेरा प्ले देखा गया था, मेरा प्ले देख कर के मुझसे कास्ट किया गया था। मैंने देखिए गुरु ने चेले ने गुरु के बेटे का रोल किया उस फ़िल्म में। मैं अनुपम खेर साहब के बेटे का किरदार निभाया मैंने उसमें। और जतिन गोयल जी ने उस फ़िल्म का प्रीव्यू देखा, वहीं थे, मुझे बोले अ, कम टू माय ऑफिस। तो मैं वहाँ गया तो मुझे सफारी में अ, जूही चावला जी के 2 असिस्टेंट थे, सेक्रेटरीज़ थे। हुँ। एक मैं था और एक संजय आज गुजराती थिएटर के एक बहुत बड़ा नाम है संजय गुराड़िया। तो हम ओके। दोनों को ऐसा उसमें दिखाया गया कि जैसे हम दोनों ट्विन्स हैं। हाँ। बहुत आस-पास की शक्लें हमारी तब मूंछें नहीं हुआ करती थी। शक्लें थी तो हम दोनों ने उसमें जूही चावला जी के सेक्रेटरी का किरदार निभाया। तब तक टेलीविज़न शुरू हो गया। फिर हुँ। टेलीविज़न मतलब और डीडी तो कर ही रहा था। हाँ, हाँ, डीडी हाँ। 2 शुरू हुआ, फिर ज़ी टीवी शुरू हुआ। बाप रे बाप मेरा पहला सीरियल उसमें आया और उसमें जो धोनू का कैरेक्टर था मेरा, जो केयरटेकर था घर का, उसका कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद ही तुरंत मुझे देख भाई देख उस ज़माने में, देख भाई देख में मौका मिला। देख भाई देख में बिल्कुल। मैंने अलग-अलग किरदार किए। तो टेलीविज़न आने से क्या हुआ ना कि मैं जिस तरीके का काम करना चाहता था, एक हुँ। छोटा-सा नन्हा-सा ऐसी शक्ल वाला, उसको वहाँ पे उस तरीके के काम मिलने लगे, जिस तरीके के काम की चाहत लेकर चाहे के वो यहाँ आया। तो सिलसिलेवार मैं टेलीविज़न करता रहा, बीच-बीच में कुछ सिनेमा भी मिल गया। श्याम बेनेगल जी के साथ भी सीरियल्स करता रहा। उनकी फ़िल्में भी की। मैंने अ, ये नेताजी द लॉस्ट हीरो वो फ़िल्म हुँ, की। और सरदारी बेगम में मैंने काम किया। बिल्कुल। उनके सीरियल में मैंने काम किया। वो क्या बोलते हैं उसको अमरावती की कहानियाँ, उसके बाद भी उन्होंने एक कड़ी बनाई, उसमें भी मैंने काम किया। तो लगातार उनके पास जाकर के कभी भी होता कुछ भी काम देते थे मैं करता था इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ही इज़ एन एनसाइक्लोपीडिया इन हिमसेल्फ। सिर्फ सिनेमा ही नहीं, बाकी चीज़ों का भी ज्ञान आप वहाँ जाकर के पा सकते तो ये हैं। जो ये टीवी हाँ, मौका हाँ। तलाशता हूँ कि ऐसी जगह जाऊँ, बाबा बोलता हूँ मैं उनको। बाबा मेरे लिए क्या है, ये है, वो है। हुँ, हुँ। लालची था जब नेताजी द लॉस्ट हीरो हो रहा था, तो ये पता चला था कि वो बाहर भी शूटिंग करने जाएँगे, जर्मनी जाएँगे और क्या कहना चाहिए, अब म्यांमार जो कहलाता है ना, बर्मा, हुँ, हाँ, वहाँ ये तो मेरा बड़ा मन था, पासपोर्ट था मेरे पास, मेरा बड़ा मन था कि उसमें रवि किमू साहब उनको के जो एसोसिएट चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, ने उन्होंने ही पहला काम मैं वहाँ मेरे मुझे करवाया था। तो मैंने जो है ना जाकर के पढ़ाई की, नेताजी जर्मनी गए थे, तो मैंने जर्मनी में जाके देखा कौन-सा ऐसा किरदार है, जो मेरी शक्ल से मिलता-जुलता होगा। तो पता चला वहाँ पर एक साउथ इंडियन कैरेक्टर थे, जिनकी शक्ल मिलती थी। तब तक मेरे पास फ़ोन आ गया कि राकेश, श्याम बाबू मिलना चाहते हैं। मैं भागा-भागा गया, तो हुँ। पता ये चला कि उनका राकेश यू आर डूइंग द कैरेक्टर ऑफ हवलदार जो कि नज़रबंद थे जब नेताजी उनके घर में, तो बाहर पहरेदारी करते थे। मैंने कहा मर गए यार ये तो वहाँ जाने का मौका कैसे करेगा? तो मैंने कहा सर हाँ। वो बाबा वो वहाँ पे जो एक साउथ इंडियन कैरेक्टर है ना, वो उसमें जर्मनी में मेरी शक्ल मैं उनसे इस तरह से बात कर पाता था। हुँ, थोड़ी हिम्मत हो गई थी। हाँ, हाँ। तो अ, तो बाबा वो कैरेक्टर राकेश आई हैव कास्टेड एवरीवन in that project from
Kolkata. I want one of my actor to be with me there, and that is the character I am asking for. अरे भैया, इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी, तो मैं तो मेरे चरण स्पर्श किए। हमने कहा बाबा बस वही कैरेक्टर करूंगा, नहीं जाना जर्मनी। हाँ, समझे? 10 दिन उनके साथ वहां रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। वो किरदार भी लोगों को बहुत पसंद आया। समझे? एक आशीष रॉय बसु होते थे, अब बेचारे मरहूम हो गए, नहीं रहे। मैं और वो, हम दोनों उन हवलदार का कैरेक्टर करते थे जिनके नाक के नीचे से नेताजी भाग गए थे अपने घर से। इनको जो है बड़ा, मतलब इन्होंने खटिया खड़ी कर दी गई। तो अब देखो, लालच मेरा यहां भी नहीं खत्म हुआ। तो जब वहां से शूटिंग करके आ गए, तो ऑफिस जाता रहता था, एवरेस्ट बिल्डिंग में बाबा का ऑफिस। तो मैंने उनसे कहा, बाबा, ये दोनों हवलदार जो वहां से भागे, तो कहाँ गए होंगे? हो सकता है ये लोग जो है ना, नेताजी के जर्मनी। पास ही बर्मा चले गए होंगे। आई नो व्हाट यू वांट, बट यू आर नॉट गोइंग। ओके बाबा। बात वही खत्म हो गई। उसके बाद जब ये मैं डेली सोप्स कर रहा था, तो उस दौरान जो उनकी फिल्में थी, मैं 2-3 फिल्में इसलिए नहीं कर पाया, मुझे बुलाया था इसलिए नहीं कर पाया हुँ, कि डेली सोप में आप 20-22-24 दिन बिजी रहते हो। तो और बाबा का ये था कि माय यूनिट विल गो विद मी एंड कम बैक विद मी। वो उस तरीके से थे, और मैं इसलिए भी उसमें रहता था, मेरी शूटिंग हो या ना हो, लेकिन मैं सेट पे जाऊं, देखूं, समझूं, औरों को भी देखूं कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। ये बड़े-बड़े अच्छे एक्टर्स थे। तो जब वो संविधान, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, फिर मुझे बुलाया गया। तब लापतागंज मेरा चल रहा था, तो मैं डरते-डरते गया। क्या मेरा भैया, तो मुझे ये बताया गया कि अ, आप इसमें बाबू जगजीवन राम का किरदार करें। मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मेरी तमन्ना थी कि एक जिंदगी में एक जो है ना, एक बायोग्राफिकल कैरेक्टर करूं। मुझे वहां वो करने का मौका मिला। दूसरी बार मुझे मौका मिला जब 10वीं फिल्म अभिषेक बच्चन की, उसमें मैंने लाला बिल्कुल, लाजपत राय का किरदार किया। छोटा सा किरदार था, लेकिन मैंने बहुत ही इसलिए किया सराहनीय कि, किरदार था। हाँ, मैंने इसलिए किया कि अगेन बायोग्राफिकल कैरेक्टर था, और डायरेक्टर मुझे जानते थे, तो मेरा मन भी था करने का। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि लोगों ने मुझे उस किरदार में मुझे मुझे बहुत प्रशंसा मिली। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात कि मेरा निर्णय गलत नहीं था। अच्छा, वो एक्टर की लालच, एक्टर लालची होता है ना, एक्टर की लालच। तब से भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, कोई जो है लाला लाजपत राय के ऊपर फिल्म बनाए, फीचर फिल्म, बायोग्राफिकल फिल्म, तो मुझे ले ले, मैं लाला लाजपत राय का रोल करूं उसमें। हुँ, ख्यालों में कंगाली नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। ये मेरा टैगलाइन है मेरी जिंदगी का। ख़यालों में कंगाली कभी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कोशिश, प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। आज भी कर रहा हूँ। शायद तुम्हारे पॉडकास्ट के माध्यम से कोई सुन ले और मुझे लाला बिल्कुल, लाजपत राय का किरदार करने का मौका मिले। बिल्कुल हाँ, सर। मैं एक चीज़ पे चाहूँगा कि आप थोड़ा रोशनी डालें और उस पे थोड़ा-सा खुल के अगर बता सकें। एक ऐसा सीरियल जिसको हर एक मिडिल क्लास फैमिली ने देखा, पसंद करा और बहुत ही लॉन्ग रन जिसका रहा, और एक उसमें किरदार था लल्लन जी। मैं टीवी सीरियल, जो आप डेली सोप की बात कर रहे हो, आपने बहुत सारे डेली सोप करे, बट एक होता है ना, एक ऐसा डेली सोप जाता है और उसमें एक ऐसा किरदार होता है जो
आपको अगर कोई देखिए तो उस नाम से बुला देता है। राइट। सो देखो एक नाटक आया था 2009 में, लापतागंज। जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर और जिन्होंने लापतागंज देखा है, लापतागंज के कई किरदारों के साथ मैंने पॉडकास्ट पहले कर भी रखा है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। लापतागंज में एक कैरेक्टर था लल्लन जी, जो उस पूरे मैं कहूँगा सेट में पढ़ा लिखा व्यक्ति था। एक टाई अपने आप को सूट ऐसे बूट वाला व्यक्ति था, हाँ अपने आप को। और किरदार था, पीडब्ल्यूडी में काम करता था, मतलब कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, लेकिन अपने आप को किसी आईएएस ऑफिसर से कम नहीं समझता था, कम नहीं समझता ब्यूरो था। हाँ, तो लेकिन उसका मैं पहरावा और उसकी हरकतें जो होती थी ना, वो फनी होती थी। मैंने वो बता देती थी उसकी हरकतें और उसका पहरावा कि भाई तू पीडब्ल्यूडी में ही काम करता है, एक छोटे से अफसर के तरह से हमें, तो यही ब्रीफ दिया गया था मुझे। हाँ, तो मैंने तो तुमने जो एक बात कही ना, उस पर मैं रोशनी डालने की जो बात है, जब मैंने काम शुरू किया था हम्म, तब जैसा कि बताया डीडी था, दूरदर्शन, फिर डीडी 2 आया, फिर हम्म, बाद में ये चैनल आए, जी, हाँ, सोनी, हाँ, हाँ, स्टार बहुत बाद, हम्म, फिर कलर्स। तो क्या था कि उस समय रीच जो थी ना, लोगों की कम थी। मेरे हर किरदार को, जैसे मैंने बताया धोंडू, जो मैंने किया था जी की शुरुआती दौर में, बाप रे बाप सीरियल में, 25 साल के बाद होली के दिन मैं उतर के फ्लाइट से मुंबई एक सीरियल की शूटिंग करके वापस आ रहा था। दफा 420 सीरियल का नाम था। तो उस हवाई जहाज में सिर्फ 17 लोग बैठे थे। जब मैं आगे निकला, अब मेरे 4-5 एक्टर्स हम थे, जब मैं आगे निकला तो पीछे से 3-4 जो है वो कॉरपोरेट टाइप के यंग, 32-33 साल, 34 साल के यंगस्टर्स, हम्म, एक्सक्यूज मी सर, आप एक्टर है ना? हमने कहा। बोले सर आप वही है ना जिन्होंने बाप रे बाप में धोंडू का रोल किया था? तो मैंने कहा हाँ। इससे ये साबित होता है कि अगर आपका काम अच्छा रहा हो, भले उस जमाने में आप तक बहुतों की प्रशंसा न पहुंची हो, लेकिन आपका किरदार, आपके किरदार का नाम से आप जाने गए। ठीक है। फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने वो सीरियल किया, क्या बोलते हैं, सोनपरी। सोनपरी में मैं डॉक्टर जोसलकर का किरदार करता था, जो लोगों को बहुत पसंद आता था। बिल्कुल, उसमें बच्चे जहां भी मिलते थे ना, मुझसे हम्म, पूछते थे कि वो जो सच में आपका लैब है, सच में आप उसको पकड़ लेंगे? ये सब इतने, मतलब बच्चे मुझसे जुड़े उस दौरान। अच्छा, मजेदार बात ये रही है कि मैंने जो किरदार किए उसमें बच्चों से जुड़ने का बड़ा मौका मिला, और जैसा कि मैंने बताया मैं चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप करता था, उसमें भी बच्चों से बहुत जुड़ने का मौका मिला। और मुझे अच्छा अभिनेता अगर मानते हैं आप, तो उसे बनाने में बच्चों का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब मैं वर्कशॉप करता था ना, तो लोग, बच्चों को कन्विंस करना सबसे मुश्किल काम होता है। और तो उसी तरीके से मैं जब एफआईआर कर रहा था, 4.5 साल मैंने एफआईआर किया। उसमें हम 2 एक्टर्स ऐसे थे जो अलग-अलग किरदार करते थे। बाकी तो उनके 4-5 कैरेक्टर्स फिक्स थे। तो या तो मैं कभी एफआईआर लिखवाने आता था, या मेरे खिलाफ एफआईआर किया जाता था, ये होता था। तो उसमें भी मज़ा आता था, क्योंकि एक थिएटर के एक्टर का जो होता है ना, कि चाहत होती है कि उसे अलग-अलग किरदार करने का मौका मिले। तो आप जाते हैं, आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, और मैं इसमें बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे डायरेक्टर का, जिन्होंने हमें इतना मौका दिया। हम पहले स्क्रिप्ट पहले पहुँच जाते थे, स्क्रिप्ट पढ़ते थे, फिर बोलते थे, "आप बताइए कैसा करना है? ऐसे करना है। अच्छा गिर इसको ऐसा करूँ तो हाँ, ये बहुत अच्छा है। ऐसा करूँ तो नहीं यार, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है।" तो आपको जो है ना, इंस्टेंटली कैरेक्टर के नज़दीक जाने की जो सीख है, वो आपको वहाँ, मतलब
एफआईआर से हमें मिली। 4.5 साल में न जाने कितने किरदार मैंने उसमें निभाए। शशांक बली जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा मौका दिया, बहुत अच्छा एडिट टू बहुत अच्छी कंपनी है, जिनके साथ मैंने काम किया। बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग। और क्या होता है ना, आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं ना, तो आपकी ग्रोथ होती है, बतौर अभिनेता। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मुझे ज़्यादातर अच्छे लोगों के साथ ही काम करने का मौका मिला। जैसे मैंने देख भाई देख का ज़िक्र किया था, आनंद हुँ। महंदू साहब, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। ये हम अभी हमने पीछे ज़िक्र करा था लापतागंज का, तो उस पे हाँ, मैं मैं ज़रूर उत्तराखंड चाहूँगा। अश्विनी धीर जी उसमें से कैसे मुलाकात हुई? पहले ही हो गई थी जैसा आपने कहा, और भी आपने उनके शो अभी आपने ज़िक्र करा, श्री तो सिफारशी लाल लापतागंज उन्हीं कैसे मिला? श्री सिफारशी लाल उन्हीं का सीरियल था, हाँ, जो वही मैंने किया। प्रोड्यूसर थे। तो पहले भी एक सीरियल कर चुका था। एक सीरियल में गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहीं और वो डेट्स नहीं थे, तो नहीं कर हुँ, पाया था। 3 सीरियल कर चुका था। तो जब ये लापतागंज बन रहा था, तो मैं फिर उनसे मिलने गया था। मैं अपने जिन लोगों के साथ काम करता था ना, हुँ, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा अगेन। बिल्कुल सर। अनुपम खेर साहब ने, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे जब आया था, तो मैंने पूछा, सर आपने पढ़ा तो दिया वहाँ, मार्केट कैसे करूँ? ये कौन पढ़ाएगा? उन्होंने कहा, देख राकेश, ये आईएफएस की एग्ज़ाम यूपीएससी का नहीं है कि तुम ये हाँ, सब्जेक्ट लेके ये किताबें पढ़ लो, कुंजी पढ़ लो, गाइड पढ़ लो तो हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें अपनी हमेशा तैयारी करते रहनी है, अपना स्वभाव सही रखना है, और जितने भी प्रोडक्शन हाउस हैं, उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सेंध मारो, क्योंकि सब जगह सुपर सैचुरेशन है। जहाँ तुम्हें एक थोड़ा भी कायदे का काम मिले, जिसमें तुम अपने आप को साबित कर सको, तुम घुसो, करो और वन टू वन रिलेशनशिप बनाओ। उनकी इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को मैं आज भी फॉलो करता हूँ। तो मैं जाता रहता था, मिलता रहता था, अश्विनी जी साहब से मिला मैं, और मुझे जो है उस समय मैं वो कर रहा था, क्या कहना चाहिए, ये एफआईआर कर रहा था, और उसी समय मेरा एक और सीरियल आ रहा था, राजा की आएगी बारात स्टार प्लस पे। बर हुँ, तब एफआईआर ना एक दिन का एक एपिसोड होता था, खत्म हो जाता था। तो वो लोग पूछ लेते थे, राकेश कल फ्री है? क्योंकि उसमें मेरे तकरीबन 15 दिन जाते थे, राजा की आएगी बारात में 15-16 दिन। बाकी दिन मैं फ्री रहता था, तो ये लोग पूछ लेते थे, हुँ, मैं आ जाता था। बीच-बीच में हाँ, जब-जब होता था। ये तो यहाँ से बुलावा आया, और मैं गया मिलने, तो उस समय बोले, देखते हैं राकेश। फिर ये कैरेक्टर आया ललन जी का, जो कि जीजा थे, और उस कहानी का पहले तब 5 एपिसोड की एक कहानी होने लगी। तो उसमें ये था कि ये जो जीजा हैं, हुँ, वो ऐसे हैं, उस कहानी का शीर्षक था, अतिथि तुम कब जाओगे? जाओगे। तो जीजा जी जो हैं, वो आते हैं, जब तक उनको कुछ कहा नहीं जाता है, हाँ, करते नहीं, कहते आ हैं। गए हम, बहुत देर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो था। तो मुझसे कहा गया था, वही पीडब्ल्यूडी हुँ, का है, लेकिन ब्यूरोक्रेट है, तो उसको उस तरीके से हुलिया बनाइए, सोचिए। तो मैंने उस तरीके से सोचा कि हमेशा जो है, ये चश्मा भी पहना रहेगा, जूता भी पहना रहेगा, टाई भी लगाया। टाई छोटी रखी। हाँ, पहले कहा गया, यार छोटी टाई जो है, हमने कहा मैंने जीवन में 1-2 लोगों को देखा है। और दूसरी चीज़ ये है, जो मैं मानता हूँ, आप अपने कॉस्ट्यूम को, आप अपने कैरेक्टर को किस तरह से कैरी कर रहे हो, वो मायने रखता है। समझे? अतिथि तुम कब जाओगे जाओ की कहानी, लेकिन वो इतनी कहानी इतनी हिट वायरल। हुई कि मुझे पीडब्ल्यूडी में मेरा दूसरी जगह से लापतागंज में ट्रांसफर करा दिया गया, और हाँ, मैं यहाँ हो गया। 5 साल मैंने काम किया। अब दूसरा सवाल जो तुम्हारा था ना, कि पॉपुलैरिटी, है ना? कि कौन-सा किरदार जो पॉपुलर हुआ? हुँ, जैसा कि मैंने कहा, उस समय माध्यम मीडिया इतना ज़्यादा ये नहीं था, आज इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, वो सब नहीं था। तो उस समय भी सीरियल, जैसे ढोंडू का एग्ज़ाम्पल देकर के,
या मैंने डॉक्टर जोसलकर का एग्जांपल देकर के तुमको बताया, उस समय मीडिया इतना नहीं था और उस समय हिंदुस्तानी जो चैनल्स थे ना, इंडियन चैनल्स थे, वो कई देशों में नहीं पहुंचते थे, कहीं-कहीं पहुंचते हाँ। थे, पैकेजेस में पहुंचते थे। ब्रॉडकास्टिंग बाद में उतनी नहीं ये थी। सब शुरू हुआ ना, एफआईआर और लापतागंज वगैरह जब शुरू हुआ, तो 64 कंट्रीज में उनका कनेक्शन। वाह! तो इस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंचने लगे। ये माध्यम भी आ गया था, मोबाइल फोन्स वगैरह आ गए हाँ, थे, यूट्यूब पे उससे भी भी चीजें देख सकते होने हैं। लगी। तो हुँ, इस वजह से धीरे-धीरे करके जो है ना, एक सीरियल जो 5 साल चले और जिसमें लगातार आपके काम को सराहा जाए, तो वो आपके दिल के करीब भी होता है और ऑडियंस के करीब भी होता है। एक बात यहाँ कही जाती है, बिल्कुल सर। जैसे जैसे मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, हाँ। मैं नाम लेता हूँ कुछ अभिनेताओं का, बड़े-बड़े, हुँ, जैसे बच्चन साहब। हुँ। बच्चन साहब को कोई ऐसा ऐसी हरकत या ऐसी कोई छोटी-सी हरकत बताओ आवाज़ के साथ, जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं? हई, अगर हाँ, हाँ ही जैसे और बैठने का ये वाला स्टाइल। हुँ, है ना? है ना? हाँ। ये चीज़ें। उसी तरीके से अनिल कपूर साहब हैं, झकास। झकास। हाँ, उसी तरीके से हाँ, जैकी श्रॉफ साहब हैं, बड़ो हाँ बेडू, है ना? उस तरीके से। तो आपके जीवन में एक किरदार ऐसा आता है जो आपको ब्रांड बना देता है। कुछ शब्द आपको ब्रांड बना देते हैं। ब्रांड आप तब बनते हैं जब आपको पूरी तौर से ऑडियंस ने स्वीकार कर लिया हो। तो जो राकेश श्रीवास्तव आया था, उसे ब्रांड बनाया लल्लन जी पीडब्ल्यूडी वाले ने। हमसे किसी ने कहा ही नहीं, इसने बनाया। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए राकेश श्रीवास्तव को सतत प्रयास 20 साल तक करना पड़ा। कर समझे? निसंदेह। और पिताजी के कहे शब्दों के अनुसार मैं अपना स्तर स्टैंडर्ड बना के रखता रहा आज भी, कि कुछ भी हो या तो मैं काम करूंगा नहीं, चाहे पैसों के नाम पे हो, चाहे वो किरदार के नाम पे हो, और अगर करूंगा तो अपना 100% दूंगा, ताकि कोई ये ना कहे यार तुम्हारे किरदार का स्तर जो था ना, वो हुँ, नहीं था। नहीं, मैं मना समझ रहा कर हूँ दूंगा सर। करने से, लेकिन नहीं करूंगा। जैसे बीच में एक चलन, मैं जैसे मैंने बताया, लॉकडाउन के बाद मैं अब फ़िल्म्स करता हूँ, वेब सीरीज़ करता हूँ, एड फ़िल्म्स करता हूँ, म्यूज़िक वीडियोज़ करता हूँ, टी सीरीज़ का, मतलब ऊपर वाले का, मतलब मतलब बहुत बड़ा मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ी, तो उसने मुझे भजन वाले वीडियो एल्बम जिसमें आपको अभिनय करने का मौका मिलता है, उसमें भी मौका देना शुरू कर दिया। मेरे काम को सराहा गया। अभी मेरा एक एल्बम निकलने वाला है, बिल्कुल सर। टी सीरीज़ का एक और म्यूज़िक वीडियो निकलने वाला है। भक्ति अ, म्यूज़िक। हाँ, टी सीरीज़ का। हाँ, भक्ति भक्ति, म्यूज़िक कह रहा हूँ, जितने भी थे भक्ति। भक्ति के हैं। ये हुँ, शुरू में मैंने 2 किए थे। मैंने एक जो शंकर शंभू जी जो है ना, हाँ? तो उनका एक एल्बम किया था मैंने, और एक जो है मैंने ये क्या एहसान लॉय, पहला नाम क्या है? शंकर शंकर एहसान जी का लोहार। एक एल्बम किया था मैंने, एक हुँ, गाना किया था। हुँ, शुरुआत मैंने 2002 2003 उस ज़माने में किया था मैंने। उसके बाद जो है, अब अचानक मुझे अच्छे-अच्छे किरदार लेकर के भक्ति रस में एक अभिनय करने का अच्छा मौका मिल रहा है। ने मेरी बिल्कुल सर। फ़िल्म जो है, वो 3 दिन आप अमेज़न टीवी पे देख सकते हैं, प्राइम पे। बिल्कुल, स्टाफ रूम अमेज़न मिनी टीवी पे मेरा एक सीरीज़ है, और बिंज चैनल पे द ग्रेट इंडियन वेडिंग मेरा है। कई सारे वो तो बहुत एड्स ही हैं प्यारी मेरे। है। उसी हुँ, तरह जब मैं 5 साल तक लापतागंज करता रहा, तो उसमें एक ही कैरेक्टर को लेकर के चलने की कंसिस्टेंसी, आपकी पर्सनल लाइफ़, आपकी बाकी ज़िंदगी,
लेकिन उस किरदार की कंसिस्टेंसी बनाने की जो सीख है, मुझे उसमें मिली। ने और और बिल्कुल उसी ने मुझे ब्रांड दर्शकों बनाया। ने फिर लॉकडाउन ने मुझे एक मौका दिया ब्रेक का। हुँ, उस दौरान क्या हुआ कि मैं डीडी पर भी कर चुका था, डीडी 2 पर भी कर चुका था, सोनी, ज़ी, स्टार हर एक पे कर चुका था। तो उसमें उन्होंने ना पुराने सीरियल्स दिखाने शुरू किए। बिल्कुल। और मेरे कई अभी तक क्या हो रहा था कि मैं काम करता चला आ रहा था। कभी हुँ, मुझे अपने काम को देखने का देखने का उस तरीके से मौका नहीं मिला था, जो कि एक एक्टर को करते रहना चाहिए। अपने आप को रिजुविनेट करो इन्हीं चीज़ों को देख कर के। अपना रेट्रोस्पेक्टिव देखो। तो उस दौरान मेरे कई सीरियल्स आए, तो अरे! यार इसमें मैंने ऐसा किया था? अरे यार! मुझे खुद ही शर्म अरे यार क्या काम किया है? दोनों बातें। तो वो देख-देख कर के ना सीखने वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, एक्टर की, जो हमेशा सीखने की भावना रखे। तो मुझे ऊपर वाले ने उस लॉकडाउन में पॉज़िटिवली एक मौका दिया कि मैं इस तरीके से अपने चीज़ों को लेके चलूँ, ग्रोथ देखूँ, मैं तब क्या करता था, आज कहाँ पहुँचा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ आप जितना ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली होंगे ना, उतने सहज होंगे काम करने को लेके, हुँ, ठीक है? तो वो धीरे-धीरे जो ग्रोथ जो हुई, वो मुझे अपने आप को उस समय देखने का मौका मिला और मैं इतने साल टेलीविज़न कर चुका था और उसी दौरान जस्ट लॉकडाउन के पहले वेब सीरीज़ वगैरह शुरू हुए थे, समझे? तो तब मेरी मुझे नहीं थी। ये साइड लॉक्स भी थे, छोटे थे, क्योंकि मैं कैरेक्टर्स अलग-अलग किरदार करता था ना, इसके लिए। हाँ, तो उसमें तो मुझे गेटअप लेने में, करने में बड़े आसानी रहती थी कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा उस दौरान फ़िल्में भी की मैंने। तलाश आई मेरी आमिर आमिर खान साहब के साथ, सन ऑफ एक सरदार। सन ऑफ सरदार अश्विनी धीर जी की मूवी कि अजय देवगन अश्विनी के दी साथ आपका काम। उस किरदार में उसकी बड़ी सराहना हुई। ने फिर मैंने वाह ताज किया, फिर उसी दौरान और पाताल ये पानी न घर हाँ, हाँ, पाताल पानी अभी किया है, बाद में किया, हुँ, लॉकडाउन के बाद किया। जस्ट बाद में अच्छा, मैंने जो किया वो 3 दिन किया, तब मैंने मूछें-वूछें उगा ली थी और वो अमेज़न प्राइम पे आप देख सकते हो, बिल्कुल, ठीक है? हुआ क्या था कि मेरी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे कि मेरी उम्र बढ़ रही। उसका उदाहरण मैं देता हूँ, हुआ यह कि मेरे पास 2 वेब सीरीज़ के लुक टेस्ट के लिए बुलाया गया, मैं गया। फादर का कैरेक्टर था। पहले बार में मैं सेलेक्ट हो गया कि हाँ, भई ये अच्छा एक्टर है। दूसरी बार में हाँ, कि हाँ, भई ये थोड़ा बहुत लग सकता है। तीसरी बार में आकर के रिजेक्ट कर दिया गया। बोला यार तुम जो हो ना यंग लगते हो, फादर नहीं लगते। अब यार एक बात बताओ, ये जिसका दुविधा बेटा उस है। ज़माने में उस समय 23-24 साल का हो, उसको तुम बोल दो कि आप फादर नहीं लगते हो, तो मैंने सोचा लॉकडाउन का पीरियड है, काम नहीं कर रहे थे। तभी हुँ, मैंने पत्नी ने सलाह दी मूछें-वूछें बढ़ा लो, ये कर लो तो लगने लगोगे। हाँ, उसके बाद जो काम मिलना शुरू हुआ, वो एक अलग किस्म का काम मिलना शुरू हुआ। अ, अभी मैंने जो एंडेमॉल की एक मेरी फ़िल्म है चियर्स। चियर्स उसमें मैं चाचा का रोल कर रहा हूँ लड़की के, हमने बहुत ही अच्छा किरदार है। पाताल पानी में इट्स ए हुँ, घोस्ट कॉमेडी। 90 साल पहले पाताल पानी इंदौर के पास एक स्टेशन है, जहाँ पे एक बोगी में ट्रेन की डिब्बे में आग लग गई थी। तो जो कि हमारे देश में जिस तरीके की चीज़ें होती आई ना, तो आप अगर डेड बॉडी मिलता है ना, तो आपको मुआवज़ा देना पड़ता है ना? तो उस ज़माने के लोगों ने क्या किया था कि कई जो है डेड बॉडी उठा के बाहर फेंक दी थी। गाड़ दी, ओह! कहीं भी जंगल में फेंक दिया। तो उनके घरवालों को कोई मुआवज़ा नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। तो उनकी आत्माएँ जो है ना, इस डिब्बे में अभी भी हैं, वो डिब्बा वहाँ से हिला नहीं पाते। ये वन लाइन था। तो उसमें से एक जिसको फेंका गया था, एक घोस्ट जिसकी आत्मा है,
उसका किरदार मैंने निभाया उसमें। तो अभी एक और फ़िल्म मैंने की है, जिसका नाम है पीएमटी, प्यार में टुन। प्यार मत वो अभी-अभी कंप्लीट हुई है हमसे, और आगे भी हैं प्रोजेक्ट्स करने को। तो मैं ये जो जो तुमने सवाल किया था ना कि एक किरदार होता है जो आपको नाम देता है, जो आपको ब्रांड बनाता है, वो लापतागंज का लल्लन जी। तब तक लल्लन मीडिया जी। भी बढ़ गया, 5 साल आप काम कर रहे हैं। आज भी मैं जहाँ जाता हूँ, तो लोग मुझे लल्लन जी के ही नाम से पुकारते हुँ, हैं, भले मेरी मूंछ बढ़ गई है, ये हो गया तो भी। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये क्योंकि चीज़ का मुझे मुझे बड़ी सर खुशी है। हाँ, मुझे लगता है सर पॉपुलैरिटी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आप लोगों के बीच में पॉपुलर हैं, एक होती है जो आपकी इंडस्ट्री है, उन लोगों के बीच में आपका काम अच्छा है, पॉपुलर है, वो लोग आपको काम दे रहे हैं, क्योंकि वो आपकी एक्टिंग स्किल्स को जानते हैं, उन्हें पता है कि हमें इस किरदार में इस व्यक्ति से ये चीज़ें निकलवा सकते हैं और ये बहुत बेहतरीन कर सकता है। एक चीज़ वो होगी, एक होगी पॉपुलैरिटी जो लोगों के बीच में है कि आपका किरदार ऐसा है कि लोग उसको इतना पसंद कर लें कि अपने आप जो इंडस्ट्री के लोग मान लो या जो चीज आपको नहीं भी रीच कर रही थी वो भी वही आके मैं आपके बोल रहा पास आने लग जाए। बिल्कुल सर। हूँ। जैसे कि मैंने बार-बार एक शब्द बोला है हाँ सर। कि मुझे यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचने में मेरे माता-पिता, मेरे गुरुजनों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद, प्रभु की कृपा रही है। प्रभु की कृपा मेरे ऊपर एक तरह से और रही है। बिल्कुल सर, बताइए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में ऊपर वाला आपको ऐसा जीवन साथी देता है, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलकर चले और आपसे कहे, तुम अपने काम में ध्यान दो, बाकी मैं सब सँभाल लूँगी। मेरी पत्नी ममता, उनका भी मेरे जीवन के इस मुकाम तक पहुँचने में बहुत बड़ा योगदान है। इस इंडस्ट्री के बारे में एक कोई बात जो आपको सबसे अच्छी लगती हो और एक कोई बात जो आपको सबसे बेकार लगती हो। अच्छी बात ये लगती है कि आप मुझ जैसे अभिनेता को, जो कल नहीं जाना जाता था, ने उसको आप मौका देते हैं, हम्म। अपने आप को साबित करने के लिए। बाकी आपकी किस्मत है। मैंने कहा ना, लक फैक्टर भी बहुत 80% आपकी तैयारी, आपकी मेहनत और 20% जो है ना, वो आपकी किस्मत, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा मैं पहले दिन मना करके आ गया था ना, हाँ। आनंद महेंद्र जी के यहाँ, उन्होंने कहा हाँ। मैं इतने कैरेक्टर देते हैं। बिल्कुल। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको मौका तो मिलता है। आज तो और भी मौका मिलता है। कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए हैं, जो नए लोग आते हैं ना, आप उनका ईमेल आईडी लीजिए और आप जो है अपना इंट्रोडक्शन भेज दीजिए, उनको जब भी ज़रूरत होती है, तभी तो आप इतने सारे नए एक्टर्स आज आप देख रहे हैं, अलग-अलग सिनेमा में, टेलीविज़न में, वेब सीरीज़ में, ने और सबसे बुरी बात जो तुम कहोगे ना, मुझे कोई, देखिए, बुरी बात मैं एक बात कहूँगा, यहाँ जो भी आता है ना, इस इंडस्ट्री में, वो अपनी मर्ज़ी से आता है। हम्म। अगर आप अपने पापा से कहें डॉक्टर बन, पापा डॉक्टर बनना है, तो वो अपना खेत बेच देंगे, घर बेच देंगे, गिरवी रख देंगे, इंजीनियर बना देंगे, आईएएस, पीसीएस की पढ़ाई कराएँगे। जहाँ बोलते हैं मेरे पापा की तरह नहीं, जहाँ बोलते हैं आपको पापा एक्टर बनना है, तो कहते हैं घूमो, पिछवाड़े कस के पड़ता है, निकल जा बाहर, एक्टर बनेंगे, समझे? तो आप आते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से आते हैं। इसलिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, यहाँ पे हम्म। आने के बाद कभी भी ना आप ये शब्द मत बोलो, मैं स्ट्रगलर हूँ। स्ट्रगल वो आदमी करता है, जो मजबूरी में कोई काम करता है। संघर्ष, और जब आप अपने मन के काम के लिए कुछ करते हैं ना, उसे प्रयास कहते हैं। बुरी बात इस इंडस्ट्री की, यार पता नहीं मुझे इस इंडस्ट्री में कोई सबसे बुरी बात तो जब मेरे जैसे एक्टर को स्वीकार कर लिया गया, तो भई अब मैं क्या बुरी बात बताऊँ? कोई बुरी नहीं बात ऐसी स्वीक नहीं, हाँ,
अब हो गया है कुछ सालों से ना कि जैसे टेलीविजन में है, अब वो एक प्रथा बन गई है कि आप आज काम करते हो तो 90 डेज के बाद पैसा मिलता है। समझे? लेट वो पेमेंट एक इशू। सबसे बुरी बात है, उसको ठीक होना चाहिए। अगर सबसे बुरी बात मैं देखूं तो ये है, कि वही जैसे आजकल एक ऐड आता है ना कि बापू वो एक संजय दत्त जी और उनके साथ आता है ना कि बोला ये जो आपने इंश्योरेंस लिया है ना अपना मेडिक्लेम वगैरह जो भी, वो जो है 6 महीने देखा बाद है। शुरू होगा। बोले तो ऐसे ही हो गया कि रिचार्ज कराया आज, बात करेगा 1 साल के बाद। तो यहाँ पर भी ना ये ऐसा ही हो गया, शूटिंग करेगा आज, पैसा मिलेगा 3 महीने के बाद। इस प्रथा को मेरी गुजारिश है इंडस्ट्री के लोगों से कि तोड़ें, खत्म हम्म। करें। हमने आज की मुझे जो सबसे बुरी बात लगती है वो यही लगती है कि ठीक है। मान लो किसी अगर लड़के आप, को किसी एक्टर हाँ को कोई जरूरत है अगर वो बिल्कुल, और वो 3 महीने 4 ही दिन इंतजार करे। 4 ही दिन काम हम्म। कर पाया हो अलग अलग जगहों पे, और वो 90 दिन के बाद वो पैसा देंगे उसको, तो बाकी के 90 दिन वो कैसे गुजारे? वो मजबूर है। जब आप सिलसिलेवार किरदार कर रहे होते हो ना, तो आपके साइकिल में आ जाता है, ठीक है? तो आपको पता है कितने दिनों के बाद अब पैसे रोलिंग में शुरू हो जाएंगे। चलो तब तक कुछ गुजारा कर लो। 5 साल सीरियल चला तो रोलिंग में पैसे आते रहे ना। हाँ फिर तो आते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स कर पाते हैं या सिनेमा में 10 दिन का काम किया, अगर वहां पे बोल दोगे 1.5 महीने बाद पैसा देंगे, ये पैसे देने की जो एक प्रथा शुरू हुई है ना, उसको थोड़ा रेगुलराइज करना चाहिए। ये एक सबसे बुरी बात मुझे लगती जो लोग सर, लास्ट मैं चाहूंगा आप उन लोगों के लिए मैसेज देते हैं जो लोग अभी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आ रहे हैं, उनके लिए मतलब आपकी कोई गाइडेंस या क्या चीज जरूरी है, मतलब थोड़ा आप उस चीज पे अगर 2 शब्द कह दें। है। आप 8वीं दर्जे तक, 8th स्टैंडर्ड तक आप अपने आप को तलाशिए कि आपका रुझान किस तरफ है, हम्म। आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, क्या करेंगे तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। जैसे जब मैं बीएनए में पढ़ता था, दिन रात मेहनत करता था, मैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, दोनों ईयर में टॉप किया। जब फर्स्ट ईयर में टॉप किया था तो पापा बहुत खुश हुए, आए मेरे लिए कॉफी बना के लाए पापा मेरे, और उन्होंने मुझे दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कॉफी पी रहा था तो पापा ने मुझसे एक बात की, बेटा जितनी हम्म। मेहनत तुमने यहाँ की है ना, अगर एक आईएएस के एग्जाम के लिए करते ना, यूपीएससी की तैयारी करते, तो हो सकता था तुम उसमें भी क्वालिफाई कर जाते। मैंने कहा पापा नहीं, आप ही ने देखा है ना, आप ही ने मुझे भेजा है ना। क्यों? क्योंकि आपने भी मेरा रुझान देख लिया था किस तरफ है। मैंने 6-7 साल की उम्र में तय कर लिया था, और अलग अलग शहरों में रहना, ये जो छोटा सा मोटा सा ऐसा शक्ल वाला, उसको ये पता था कि इसे कैरेक्टर रोल्स ही मिलेंगे। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जब आप अलग अलग शहरों में घूम रहे थे तो अलग अलग किरदारों को स्टडी कर रहे थे, अलग अलग राज्य से, जो कि आज मुझे ऑब्जर्वेशन जो कि करने का मौका मिलता है। ठीक है, आज मुझे मेरा सारे सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में आने वालों से एक दो लाइन एक्सक्लूसिव बोलूंगा, लेकिन सारे दोस्तों से कहना है कि 8th स्टैंडर्ड तक आते आते इस माध्यम को देखते देखते आप रील देखते हो, उसकी जगह ये सब देखो। ये देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट, रुझान किस में है। मैं पेरेंट्स से भी कहता हूं कि देखो बच्चे का रुझान किस में है, जैसे मेरे पापा ने किया। ठीक है, फिर 9th 10th में तुम उस तरीके के विषय लो जिसमें हम्म। रुझान है। फिर 11th 12th में उसको आगे लेके चलो, और फिर 12th के बाद प्रोफेशनल फील्ड जो है ना तय करो। ग्रेजुएशन के बाद प्रोफेशनल फील्ड तय करो। जब आप ग्रेजुएट होते हो, पोस्ट ग्रेजुएट होते हो, तब तक आपकी उम्र 23 साल, 22 साल हो चुकी होती है, और आप एक प्रोफेशन में एंटर करते हो ना। बिल्कुल। लेकिन जिस प्रोफेशन में आप एंटर करते हो, उस प्रोफेशन में आप
जब तक आपका अंतिम सांस है या 60 साल की उम्र, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते हो, तब तक आप उस प्रोफेशन में रहते हो। तो अगर आप, जो मैंने अपना एग्जांपल दिया कि रुझान वाले फील्ड को चुनोगे, तो आप दिन रात मेहनत करोगे, न दिन देखोगे न रात देखोगे, और उसमें आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। पैसा कितना मिलेगा वो आपके फील्ड के, आपके रुझान के हिसाब से। ठीक है। दूसरी बात, आप जब 22-23 साल के हो जाते हो, 24 साल, जब आप प्रोफेशनल होते हो, तब तक आपकी जिम्मेदारी आपके माता पिता लेते हैं, है ना। यस सर। एक समय के बाद आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उनकी उनकी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी। ठीक है। टोटली 2-4 साल के बाद आपकी शादी होती है, एक पत्नी आती है, 2 बच्चे होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। तो जब तक आप हैं, तब तक माता पिता, पत्नी, बच्चे, उन सब को साथ लेकर के चलने के लिए आपका रुझान क्या जिसमें है, क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं, ये आपको आज 8वीं दर्जे तक, 10वीं दर्जे तक मैक्सिमम समझना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि बिल्कुल सर। आपको उस जिम्मेदारियों को निभाते हुए लेके चलना है। अभिनेता, सिनेमा, टेलीविजन, मैंने कहा था ना, उसके लिए एक्सक्लूसिवली बोलूंगा। पहली चीज, यहाँ पे जैसे मैं आया था, बहुत लोगों ने डरा दिया था, देखा है तुमने अपने आप को, वापस चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। मैं लगा रहा ना, मेरे पापा ने बोला था तैयारी करके जाना, मैं तैयारी करके आया ना। हम्म, आप सब जो आना चाहते हैं जरूर आए, लेकिन नो दाई सेल्फ, अपना रुझान और आपने तैयारी कितनी कर ली है। क्या आप तैयार हैं कि जब आप कैमरे के सामने खड़े हों तो कोई ये बोले कौन है ये एक्टर, ये ना बोले ये कौन नहीं। है ये एक्टर, ये ना बोले। और आगे चल करके जब आप शादी हो, आपके बच्चे हो, जो बड़े हो, तो एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से मैं समझाता हूं। वो ये बोले मेरे पापा ना एक्टर है, ये ना बोले मेरे पापा ना बेचारे एक्टर है, ये ना बोले। ये सब आपके रुझान, आपकी तैयारी, इन सारी चीजों पर जाती है। और मैं एक बात अपने इस फील्ड में आने वाले दोस्तों के साथ कहना चाहता हूं कि भैया, तुमने बहुत सुना होगा ये, जब मैं आया था तो मेरे जेब में सिर्फ 15 रुपए थे। बहुत इंटरव्यूज में सुना होगा। मुझे नहीं पता, वो सच भी हो सकता है, कईयों के साथ सच भी हम्म। हो सकता है, लेकिन हर एक के साथ सच नहीं होता। नहीं। समझे। आप जब इस शहर में आए तो तैयारी के साथ साथ एक फाइनेंशियल तैयारी, लगभग 1 साल का मिनिमम में जीने का खर्चा आप अपने लिए लेकर आए, क्योंकि कल आपको मकान के किराए देने के लिए एक छोटा मोटा काम ना करना पड़े, दूध वाले को पैसे देने के लिए छोटा मोटा काम ना करना पड़े, जिससे आप वहीं के वहीं रह करके बहुत जल्दी ही, मेरे पापा जो थे ना, बेचारे एक्टर थे, स्टेज पे आ गए। अभिषेक यादव से बात करके बहुत अच्छा लगा। और अभिषेक यादव से मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल सर। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे अनुभव को तुम्हारे इस पॉडकास्ट के द्वारा समझें, उसको अपनाएं, तो मैं एक बात जरूर कहता हूं, वादा करता हूं, आप जीवन में एक मुकाम जरूर हासिल करेंगे। यही मेरा बिल्कुल उन सर। सबसे कहना। सर, जाते जाते यही कहूंगा फिर से कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया। आपकी जर्नी 4 डिकेड की रही है, उसको
सिर्फ अगर देखो तो 5 एक विकेट गिराई है, भैया चाइल्ड आर्टिस्ट भी रहा हूँ, वो भी जोड़ दो। चाइल्ड आर्टिस्ट भी रहा है बिल्कुल। हम थोड़ा रेगुलेशन फॉलो करते हैं, हम 18 प्लस के बाद का काउंट करते हैं। तो बिल्कुल कह सकते हो 5 डिकेड की रही है, और उसको घंटे 1.5 घंटे के एक पॉडकास्ट में समेटना आसान नहीं है। बट कोशिश मेरी यही रही है कि सर की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाएं, और सर ने भी पूरा समय जो आपने मुझे आज दिया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। और भगवान करे तुम बड़े बनो, ये मेरी दुआ है। बिल्कुल सर, आपका जो आशीर्वाद है बड़प्पन है, बड़ों का आशीर्वाद हमेशा ही रहता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट हम भी चाहेंगे कि आप ऐसे ही स्वास्थ्य जो आपका है, जैसा आपने कहा योगा वगैरह करते हैं, वो बना रहे, और ऐसे ही वेरिएशन हमें देखने को मिलते रहे। और अभी भक्ति के में आप कर ही रहे हो, तो उधर आपकी जो सॉन्ग्स वगैरह हो गए, मूवी हो गई, और वेब सीरीज अभी जो आपने पीछे जिक्र करा, आएंगी एक दो वेब सीरीज। तो ऐसे ही आप हमें अपने विभिन्न विभिन्न किरदारों से हंसाते रहें। हम भी चाहेंगे कि लल्लन जी हो गए, जैसा आपने ढोंडू का कहा, तो ये किरदार हमारे साथ बने रहे, और लोगों का प्यार आपको ऐसे ही बराबर और भरपूर मिलता रहे। और बस हम यही लोग चाहते हैं कि आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अच्छे-अच्छे काम मिले और उन काम के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हो पाऊँ और बिल्कुल। आपसे अच्छी-अच्छी बातें और सुन पाऊँ। बिल्कुल। और मैं यही अंत में कहूंगा, अलविदा तो नहीं कहूंगा, बट नहीं, यही कहूंगा कि फिर मिलेंगे, और हाँ, मिलेंगे तो कुछ अच्छी चीज के साथ, फिर एक नया किसी कहानी या किसी वेब सीरीज का जिक्र सर से करा जाएगा, और सर के अनुभव को इस पॉडकास्ट के माध्यम से कई लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और जो भी न्यू लर्नर हैं, न्यू जिनकी बिगिनिंग शुरू हो रही है, तो आई होप उनको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आशा करता हूं कि हमारे इस पॉडकास्ट की, हमारी इस बातचीत का आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा आनंद लिया होगा, और आप लोग इससे कुछ सीख के जाएं, मेरी आशा यही है। और अगली बार फिर हम मिलेंगे एक नए रोचक और एक बिंदास पॉडकास्ट के साथ। और तब तक मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और आप सभी को हर चीज़ के लिए शुभकामनाएं, और सर का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया सर। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, एंड थैंक यू।